नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म से जैसे भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे फैक्ट हम लोगों ने कल देख लिए थे। कल की क्लास में हम लोगों ने ये सब कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम लोग देखते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत और इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे शुरुआत होती है, ये सारा देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे इसमें महाजनपद, 16 महाजनपद कैसे कैसे हैं, कौन कौन उनकी राजधानियां हैं। उसके बाद चले जाएंगे हम लोग मौर्य काल पर और मौर्य काल को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर वैदिक काल से स्टार्टिंग करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में देखिए क्या आ गया था, लोहा आ गया था और यहीं से जनपदों की स्टार्टिंग हुई थी। जैसे लोहा आया तो आपस में मतभेद होने लगे और जो आर्य समाज था उस समय पे, ब्राह्मण समाज पूरा था, वो अब जनपदों में बंटने लगा था क्योंकि लोग अपने अपने तरीके से व्यापार करना स्टार्ट कर दिए थे। और उसी के माध्यम से हमने देखा था कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म जैसे बड़े धर्म सामने आए थे। ठीक है, क्योंकि उनको सपोर्ट मिल रहा था वैश्य समाज और निचले समाज के द्वारा। क्षत्रिय और जो ब्राह्मण थे वो तो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में जो बड़े बड़े जनपद बने और उनमें से क्षत्रिय और जो ब्राह्मण समाज था उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया है। चलिए देखते हैं कैसे क्या स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है आपका महाजनपद से और महाजनपद से क्वेश्चन बनेगा आपका कि कौन से 16 महाजनपदों की सूचना हमें कहाँ से मिलती है। तो देखिए, जो बौद्ध था, अंगुत्तर निकाय बौद्ध जो ग्रंथ था वहां से मिलती है और जैन का जो ग्रंथ था भगवती सूत्र, वहां से हम लोगों को 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, देखिए नोट्स हम लोगों ने बनाए हैं और आप लोगों को भी पता है कि 16 महाजनपद के बाद जो मौर्य काल रहेगा बहुत ही लंबा काल रहा है, लेकिन जो नोट्स मैंने बनाए हैं बहुत ही छोटे बनाए हैं और सिर्फ वो चीजें टारगेट की है जो क्वेश्चन में पूछी जाती हैं बार बार, है ना। पीवाईक्यू से भी कुछ चीजें उठाई हैं जो बार बार पूछी गई हैं, उनको बहुत अच्छे से किया गया है। तो आप लोग ये क्लास पूरी जरूर कंप्लीट कीजिएगा। अब देखते हैं, देखिए महाजनपद काल और महाजनपद और उनकी राजधानियों से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं काशी, कुरु, कौशल, पांचाल, सूरसेन, वत्स, चेदी और मल्ल। ये जो 8 है ना, जो 8 महाजनपद ये यूपी में पाए जाते हैं। तो ये तो आपको देखना ही है, ये जो 8 के 8 हैं ये यूपी में पाए जाते हैं और हम लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखते हैं कैसे। देखिए कैसे याद करेंगे, सबसे पहले देखिए 3 के याद कर लीजिए, है ना। कैसे, कुरु, काशी, कुरु और कौशल, ये 3 के याद हो गए, काशी, कुरु और कौशल। फिर उसके बाद देख लीजिए पांचाल, ठीक, पांचाल याद कर लीजिए। फिर उसके बाद जो मथुरा वाला क्षेत्र था तो शूरसेन और वत्स और चेदी जो बुंदेलखंड वाला एरिया था तो चेदी, ये 3। और फिर हो गया मल्ल, ठीक है, कुशीनगर वाला एरिया जो पावा, ठीक है। ये कुशीनगर था इसकी फर्स्ट भाग जो पहली राजधानी थी और पावा इसकी सेकंड राजधानी थी। तो ये देखते हैं, अब इनकी राजधानियां देख लेते हैं। देखिए काशी की राजधानी क्या थी, बनारस, ये तो याद ही होगी आप लोगों को, है ना। बस इतना याद रखना है, काशी कहाँ पर है, यूपी में। तो काशी की राजधानी यहाँ पर क्या हो जाएगी, बनारस, ठीक है, एक याद हो गई। फिर कुरु जो दिल्ली के आसपास वाला इलाका है, तो कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ दिल्ली में है ना, एक मेट्रो स्टेशन भी है इंद्रप्रस्थ। तो वो जो कुरु था महाजनपद उसी की कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ। तो ये भी याद हो गया। तो देखिए भाई, इंद्रप्रस्थ दिल्ली में है तो ये क्या हो गया भाई, मेरठ वाल तक इसका एरिया फैला हुआ था, तो ये यूपी में भी माना जाएगा। तो ये हो गया। फिर कौशल, कौशल की कैपिटल्स क्या है, श्रावस्ती, ये याद रखना। फिर उसके बाद आया था भैया पांचाल, है ना। तो पांचाल की अहिच्छत्र कैपिटल्स थी यहाँ पर, अहिच्छत्र। और उसके बाद सूर्यसेन जो मथुरा वाला इलाका था तो इसको सूरसेन बोलते थे, तो उसकी कैपिटल्स क्या थी, मथुरा, ठीक है। और वत्स जो कोसाम्बी वाला इलाका था उसको वत्स कहते थे, है ना। और वत्स की कैपिटल्स क्या थी, कोसाम्बी। तो ये भी याद रखिए। ये भी देखा जाए तो मतलब आप लोग बुंदेलखंड के कॉर्नर पे जाओगे इलाहाबाद की साइड, प्रयागराज की साइड, तो वहां पे मिलेगा आपको कोसाम्बी, है ना। फिर चेदी तो बुंदेलखंडी था और इसकी राजधानी क्या थी, शक्तिमती, जो झांसी की रानी थी। बुंदेलखंड में झांसी सबसे फेमस जगह है ना। और जो झांसी की रानी थी वो बहुत शक्तिशाली थी, तो शक्तिमती इनकी कैपिटल्स हो गई, ठीक है। और मल्ल, मल्ल की क्या थी, कुशीनगर और पावा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है यूपी में। अब यूपी के बाहर कौन कौन से जो महाजनपद हैं वो कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। तो 3 थे आपके, कहाँ पे थे, 3 बिहार में। कौन कौन से, मगध और अंग और बज्जी, है ना। जो मगध था यही सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और जो इतिहास इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वो इसी का पढ़ेंगे, क्या था ये महाजनपद सबसे शक्तिशाली था, है ना। और इसकी कैपिटल्स क्या थी, राजगृह, है ना। तो देखते हैं मगध, मगध के बाद फिर अंग, अंग भी था, चंपा इसकी कैपिटल्स थी। देखिए अंग से याद रखिए चंपा, किसके अंग की बात हो रही है, चंपा के अंग की बात हो रही है, तो अंग से हो गया चंपा। फिर बज्जी, बज्जी का क्या थी कैपिटल्स, तो वैशाली थी। जो देखिए इंडिया के मैप में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। मैप बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं बनता है लेकिन जैसा बनता है समझाने लायक तो बन ही जाएगा, है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा इंडिया का मैप, ठीक।
तो इसमें जो बिहार वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, तो इसमें ये था मगध, यहाँ था अंग, और ऊपर की साइड था बज्जी, है ना। तो बज्जी की कैपिटल्स क्या हो गई थी, बज्जी की थी वैशाली, और वैशाली में तो आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या हुआ था, एक बौद्ध संगीति हुई थी। और ये हो गया अंग वाला इलाका, और ये है जो बीच वाला इलाका दिख रहा है, ये हो गया मगध वाला इलाका, ठीक है, तो इतना याद रहेगा। फिर उसके बाद देखिए एक थी मत्स्य, मत्स्य कहाँ पे थी, ये थी राजस्थान में, जिसकी कैपिटल थी विराटनगर। तो ये जो मथुरा से लगा हुआ ये वाला इलाका था, तो यहाँ था मत्स्य, और मत्स्य की कैपिटल्स हो गई यहाँ पर विराटनगर। फिर था अवंती, अवंती कहाँ पे था, एमपी में, है ना। तो एमपी में हो गई एक राजधानी। तो ये एमपी में इसकी कैपिटल्स क्या थी, उज्जैनी और माहेश्मती भी इसको बोलते थे, ठीक। तो ये हो गया राजस्थान में एक, और एक हो गया आपका एमपी में, ठीक, ये याद रहेगा। अब इसके बाद अस्मक की बात हो रही है, तो अस्मक, अस्मक आपका हो गया समुद्र के किनारे मिलेगा यहाँ पर आपको अस्मक, अस्मक थी पोटली, इसकी कैपिटल थी पोटली, ठीक। गांधार, गांधार की कैपिटल क्या थी, तक्षशिला। तो ये देश के बाहर की बात हो गई, मतलब कहाँ की हो गई, पाकिस्तान की बात हो गई है, ठीक है। और कंबोज, कंबोज मतलब हाटक में थी ये, तो ये भी कहाँ पर थी, पाकिस्तान में, या फिर कश्मीर में मान लीजिए इसको, है ना, भारत में ही मानना है तो कश्मीर में मान लीजिए, नहीं तो ये पाकिस्तान में अभी आता है, ठीक। ये चीज हो गई कहाँ पे, तो ये अस्मक हो गई साउथ में, दक्षिण में एक ही थी। और गांधार हो गई हमारी कहाँ पर, पाकिस्तान में। और कंबोज हो गई कहाँ पर, ये भी पाकिस्तान में। तो देखिए याद हो गई। अब आपको कैसे याद करनी है, देखिए 8 तो हो गई हैं आपकी कैपिटल्स, जो महाजनपद थे 8 हो गए कहाँ पर, यूपी में, यूपी में कर लिए हम लोगों ने 8। फिर उसके बाद 3 हो गए हैं कहाँ पर, बिहार में, तो 3 बिहार में हो गए, तो 8 3 11 हो गए। फिर इसके बाद आया राजस्थान में एक, कौन सा, मत्स्य। और इसके बाद एमपी आया एक, एमपी में कौन सा, अवंती। तो एक एक ये हो गए। और उसके बाद एक दक्षिण में, अस्मक सिर्फ एक ही है दक्षिण में, तो अस्मक याद रखना, और उसकी कैपिटल्स क्या है, पोटली है। और पाकिस्तान में, या फिर गांधार वाला इलाका जो है आज का जो है वो अफगानिस्तान में है, तो एक अफगानिस्तान में और एक पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में गांधार और पाकिस्तान में कम्बोज। अब याद हो गई कि नहीं हो गई, दो हो गई विदेशों में, तो इनको छोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब कौन कौन सी, गांधार और कम्बोज, ये याद रहेंगी, ठीक है। एक साउथ में हो गई, कौन सी हो गई आपकी साउथ में, तो साउथ में हो गई ये अस्मक, है ना, साउथ में अस्मक। एक हो गई आपकी कांधार, और एक हो गई आपकी, ये हो गई गांधार, ठीक है, ये कम्बोज हो गई, ठीक। अब एक विराटनगर हो गई आपकी, एमपी में आपकी उज्जैनी हो गई, ठीक है। तो ये हो गई, और बिहार में हो गई 3, और 8 हो गई हैं आपकी यूपी में। अब हो गई होंगी आपको 18 की 16 के 16 महाजनपद याद हो गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए मगध राज्य में जो प्रमुख वंश आए हैं उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले आया हर्यक वंश, ठीक है। और ये वंश कहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है इनकी, मगध में हो रही है। तो देखिए मगध में अभी बात की थी ना, 3 संघ थे, कौन कौन से थे, एक तो था बज्जी, जिसकी कैपिटल्स क्या थी, वैशाली। और एक था अंग आपका, और अंग की कैपिटल क्या थी यहाँ पर, चंपा। और मगध तो था ही, है ना, मगध की कैपिटल क्या थी, राजगृह, है ना। अब ये याद रहेगा तीनों के तीनों। और अब स्टार्टिंग जो हो रही है इतिहास की, जो मतलब महाजनपद की और इनके वंश की, तो वंश की बात कर रहे हैं अब हर्यक वंश की, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर वंश की स्टार्टिंग होगी वो मगध से ही होगी, क्योंकि मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था इस समय, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई होगी आपको। 16 महाजनपद देखे हैं, और उसके बाद हर्यक वंश स्टार्ट कर रहे हैं। अब हर्यक वंश का संस्थापक पूछा जाता है हमसे सबसे पहले, तो संस्थापक कौन था यहाँ पर, बिंबिसार, याद रखना। और बिंबिसार किस संप्रदाय को या किस धर्म को मानता था, तो वो मानता था जैन को। ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखने वाली बात है। अब देखिए कथा कैसे स्टार्ट होती है यहाँ पर, थोड़ी सी हम लोग कहानी भी देखते जाएंगे, जिससे क्या चीजें हम लोगों को याद रहेंगी। तो देखिए मगध किसके पास था, तो मगध में ही था यहाँ पर बिंबिसार, ठीक है। अब बिंबिसार क्या होता है कि बिंबिसार सोचता है कि अब जो है हम लोग यहाँ पर अपने उसको बढ़ाएं, किसको, अपने जो गृह क्षेत्र को है वो उसको बढ़ाएं, अपने साम्राज्य को बढ़ाया जाए। तो वो मगध से बज्जी पर आक्रमण करता है, ठीक है, मगध से, लेकिन बज्जी पर जब आक्रमण करता है तो बज्जी इसको हरा देता है, तो वो जो है खाली हाथ लौट आता है, ठीक है। ये कथा हो जाती है। लेकिन फिर वो क्या सोचता है कि अब ये तो हो गया, हार तो मैं गए ही हूँ, तो उसके बाद फिर वो अपनी शक्ति को बढ़ाता है, कैसे, मतलब वैवाहिक माध्यम से। तो वो सबसे पहले जाता है यहाँ पर, जो उज्जैनी का शासक था, यहाँ से देखिए उज्जैनी इसी साइड को पड़ेगा, एमपी में। तो उज्जैनी से अपने जो है वैवाहिक संबंध स्टार्ट करता है, उज्जैनी से भी एक विवाह करता है वो, और एक करता है कहाँ से, काशी से, है ना। तो 2 विवाह करता है वो, एक काशी से और एक उज्जैनी से। तो उसकी थोड़ी सी ताकत बढ़ जाती है। लेकिन इसके बाद उसका क्या होता है, अजात शत्रु उसका पुत्र होता है, जो वो बैठता है अब शासन पर। और वो बैठता कैसे है, तो वो बिंबिसार की जो है मृत्यु कर देता है, हत्या कर देता है, ठीक है। हत्या के बाद ही वो सीट पर बैठता है। तो अब वो सिंहासन पर बैठा,
तो देखिए ये जैन को मानता था, लेकिन ये मानता है बौद्ध, है ना। और बौद्ध संगीति होती है इसके टाइम पे फर्स्ट वाली, तो आपको इतना तो याद ही होगा। बौद्ध संगीति सबसे पहले क्या कोड बनाया था हम लोगों ने, RBP के। तो सबसे पहली वाली कहाँ हुई थी, राजगृह में, है ना। और राजगृह किसकी कैपिटल से, मगध की। और दूसरी हुई थी वैशाली में, तो वैशाली किसकी कैपिटल से, बज्जी की। ठीक है, इतना याद रहेगा। तो ये हुआ, अजातशत्रु ने अपने पिता को, बिंबिसार को मार दिया, और वो जो है सिंहासन पर बैठ गया, गद्दी पर बैठ गया मगध की पर। और फिर वो जो है बज्जी को हराता है। कैसे हराता है, पहले वहां पर गुप्तचर भेज देता है। ठीक है, गुप्तचर से पता करवाता है कि क्या क्या होता रहता है वहां पर, कितनी सेना है, क्या है। उसके माध्यम से फिर वो उसको मार देता है। तो जब बज्जी में जाकर आक्रमण कर लेता है और उसको जीत लेता है, तो अब बज्जी और मगध दोनों एक हो गए, है ना। बज्जी और मगध किसके पास आ गए, ये आ गए अजात शत्रु के पास। तो इसका आप ये क्षेत्र बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया महाजनपद का। ठीक है, ये हो गया। क्या क्या कहते हैं इसको, उपाधियां क्या क्या दी जाती हैं, पितृहत्ता, पिता को मानने वाला। और शत्रु नाशक भी इसकी उपाधि है। शत्रु नाशक का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, इनको इस यही दोनों उपाधि इसको दी गई हैं। फिर उसके बाद वर्षकार, वर्षकार गुप्तचर होता है, जहां पर जिसको वो भेजता है बज्जी में, है ना। बज्जी में रहता है ये 2-3 महीने तक, और पता करता है कि बज्जी में क्या चल रहा है, कितनी सेना है, कैसे ये लोग युद्ध नीति को तैयार करते हैं, ये सब पता करवाता है वो वर्षकार से। और उसके बाद बज्जी को जीत के अपने राज्य में मिला लेता है। तो ये हो गया अजात शत्रु का। फिर क्या होता है, उदयन आता है, और वो भी अजात शत्रु को मार देता है, जैसे को तैसा। इसने अपने पिता को मारा था, तो उदयन ने भी अजात शत्रु को मार दिया, और वो बैठ गया अपनी गद्दी पर। और इसने क्या है, पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया, और ये अपना जो है करता रहा। इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा गया है। लेकिन जो लास्ट इसका वो राजा था, वो था नाग दशक, है ना। हर्यक वंश का जो लास्ट वाला जो शासक था, उसको नाग दशक था वो। ठीक। और सेनापति इसको होता है कौन, इसका शिशुनाग, और शिशुनाग इसको मार देता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये वंश समाप्त हो गया आपका, कौन सा, हर्यक वंश समाप्त हो गया यहाँ पर। ठीक, इतनी चीजें आपको याद रहेंगी। हर्यक वंश से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हम लोगों ने सारा डिस्कस कर लिया। अब जब शिशुनाग इसको मार देता है किसको, नागदशक को, और नागदशक के बाद वो बैठ जाता है शिशुनाग खुद ही सिंहासन पर, और शिशुनाग वंश की वो स्थापना करता है। तो इसका संस्थापक पूछा जाता है सबसे पहले तो, कि शिशुनाग वंश का संस्थापक तो कौन है, वो शिशुनाग है, अपने नाम पर वो संस्थापक। अब ये राजधानी बनाता है वैशाली को, है ना, जो वत्स वाला एरिया था उसको अपनी राजधानी बनाता है। और बंगाल से मालवा तक का एरिया ये जीत लेता है धीरे धीरे। देखिए ये है बंगाल, और मालवा कहाँ तक है, ये यहाँ तक। तो पूरा वाला इलाका इसका हो जाता है। अगर इंडियन मैप में देखा जाए तो ये वाला इलाका इसका पूरा हो जाता है। ठीक है, इतना इलाका इसका हो गया। अब देखते हैं शिशुनाग को आगे, है ना, कि इसमें और क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके बाद इसका सेकंड जो शासक आया वो आया कालाशोक। और कालाशोक के टाइम पे कौन सी बौद्ध संगीति हुई, तो सेकंड ये हम लोगों ने पहले ही देख ली थी। ठीक है, और इसमें यही पूछा जाता है कि शिशुनाग ने किसको कैपिटल्स बनाया, इसने वैशाली को बनाया था शिशुनाग ने, और कालाशोक ने किसको बना लिया, पाटलिपुत्र को। ठीक है, ये चीज हो गई। और सेकंड बौद्ध संगीति इसी के टाइम पे हुई, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब लास्ट इसका शासक जो आएगा वो है नंदी वर्मन। और नंदी वर्मन की हत्या कौन कर देगा, महापद्मनंद। महापद्मनंद, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, नंद वंश की स्थापना हो जाएगी। तो अब देखते हैं नंद वंश में कौन से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। अब देखिए दो वंश हम लोगों ने पढ़ लिए, हर्यक वंश संस्थापक कौन था, बिंबिसार, याद रखना। और दूसरा वंश क्या था, शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है यहाँ पर, शिशुनाग। इतनी चीजें याद रखना। ठीक, अब आया नंद वंश। तो नंद वंश का संस्थापक कौन बना, महापद्मनंद। इसको क्या, शूद्र और नाई था, ये शूद्र और नाई जाति से माना जाता था इसको, लेकिन ये महापद्मनंद बना। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया केंद्रीय सेना को सबसे पहले, मतलब केंद्रीय सेना किसने रखी थी, तो केंद्रीय सेना को बढ़ावा सबसे पहले दिया था महापद्मनंद से। इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो केंद्रीय सेना का याद रखना कि महापद्मनंद के समय सबसे पहले केंद्रीय सेना बनाई गई। और कलिंग पर विजय जो है ना, सबसे पहले इसी ने की थी, तो ये भी करना। कलिंग पर विजय दूसरी रही थी, जो कि अशोक की रही थी, वो दूसरी विजय थी। लेकिन सबसे पहले कलिंग पर विजय किसने पाई थी, तो वो पाई थी महापद्मनंद ने। और जैसे ही उसने कलिंग पर विजय पाई थी, तो सबसे पहले उपाधि ली थी, तो इकराट की उपाधि ली थी। तो पूछ लिया जाता है कि इकराट की उपाधि किसने ली थी और कौन सी विजय के बाद, तो वो ली थी महापद्मनंद ने। और कौन सी विजय, कलिंग की विजय के बाद। ठीक है, अब वो क्या है, क्षत्रियों से बहुत मतलब घृणा करता था, और क्षत्रियों का नाश करने पर तुला हुआ था। तो क्षत्रियों का नाश करता था, तो फिर उसके बाद क्षत्रियों के नाश करने वाला कहा गया, तो उसने एक उपाधि ली थी, सर्व छत्रांग तक की उपाधि ली। ठीक है, सर्व छत्रांग तक भी इसको कहा गया। तो दो चीजें याद हो गई, दो तीन चीजें हम लोगों ने महापद्मनंद से कर ली। क्या क्या, सबसे पहला केंद्रीय सेना रखी, कलिंग विजय पर सबसे पहली विजय पाई, और एकराट की उपाधि ली, और क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता था, तो सर्व छत्रांग तक की उपाधि भी इसी ने ली। ठीक है, अब इसका दूसरा शासक है वो आया घनानंद, है ना। और धनानंद जो था ये क्रूर शासक था, है ना।
और इसके पास बहुत ज्यादा सेना तो थी, बहुत बड़ी सेना हो गई थी, क्योंकि महापद्मनंद जो था वो योग्य था। और इनसे पहले भी योग्य शासक हुए। सबसे पहले हर्यक वंश में बिंबिसार युग हुआ, फिर उसके बाद शिशुनाग में तो शिशुनाग भी हुआ, कालाशोक भी हुआ, है ना। और नंद वंश में कौन हुए? महापद्मनंद। ये बहुत बड़ा जो है इन्होंने कह सकते हैं कि एक एरिया बना के दे दिया था धनानंद को। और धनानंद बहुत ज्यादा क्रूर भी था, है ना। तो अब एक इसने इसके पास बहुत बड़ी सेना हो गई थी, हर चीज इसके पास क्लियर थी, ठीक है। तो विशाल सेना हो गई थी, और कलिंग में इसने फिर नहर की जो है वो योजनाएं लाई, नहर खुदवाई वहां पर। और 323 बीसी में इसी के टाइम पे हुआ था सिकंदर का आक्रमण। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सिकंदर सिकंदर का आक्रमण तब हुआ, तब भारत में किसका शासन था? तो अगर पूछा जाए वंश पूछा जाए तो नंद वंश, और अगर शासक पूछा जाए तो धनानंद। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और चाणक्य जो है वो इन्हीं के दरबार में गया था। किन के दरबार में? धनानंद के में। क्यों गया था भैया चाणक्य? तो घटना क्या हुई थी कि देखिए, जैसे ही सिकंदर का आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था, तो चाणक्य तो भाई क्या था वो, मतलब क्या कह सकते हैं एक तरीके से कि भारत की बाहर की चीजों की भी खबर रखता था, है ना। चाणक्य बहुत कह सकते हैं खतरनाक इंसान था। और उसी ने मौर्य वंश की स्थापना करवाई आगे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो वो देखते हैं कैसे क्या हुआ। तो घनानंद के दरबार में जब चाणक्य गए कि भाई सिकंदर का खतरा, मतलब कह सकते हैं आ रहा है, तो उन्होंने इनको एक बेइज्जती किसने कर दी? धनानंद ने। और कहा कि तुम्हें बड़ा ज्ञान है ना, यहाँ से हटिए जाइए। तो उसी समय जो है चाणक्य ने अपनी बेइज्जती का जो है बदला लेने की ठान ली थी, और सोच लिया था कि किसी और वंश को मैं बिठाऊंगा भारत की गद्दी पे, ना कि इसको, मगध की गद्दी पे, ठीक है। तो बात ये हो गई थी, चाणक्य यहाँ पर आया और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है धनानंद को हराया, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई। और जैसे ही हराया तो क्या होगा? फिर मौर्य शासन होगा स्टार्ट। मौर्य शासन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अब इससे पहले देख लेते हैं कि और मतलब विदेशी आक्रमण के बारे में थोड़े से फैक्ट देखते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर कह सकते हैं कि मौर्य शासन कैसे कैसे चला, वो चीज हम लोग देखेंगे। तो विदेशी आक्रमण को समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया विदेशी शासन में सबसे पहले आक्रमण भारत पर किसने किया? तो वो किया था हैरियस प्रथम ने, है ना। हकमनी वंश का था ये, और इसका फर्स्ट आक्रमण रहा था, ठीक है। और ये कहाँ से आया था? तो ये आया था ईरान से, है ना। ईरान से ये आया था। अब ये हो गया। फिर दूसरा आक्रमण किसका हुआ? तो यूनान से जो आ रहा था, यूनान से आया, मकदूनिया वंश का था ये सिकंदर, है ना। इसको क्या कहते थे? अलेक्जेंडर निकेटस भी कहते थे इसको। तो इसका दूसरा आक्रमण रहा। और अभी हम लोगों ने देख ही लिया कि किसके समय पे हुआ था इसका आक्रमण दूसरा। तो वो हुआ था घनानंद के टाइम पर। और कौन सा वंश? नंद वंश, ठीक है। इतनी चीजें याद हुई। चलिए देखते हैं। तो इसका गुरु कौन था? सिकंदर के गुरु से क्वेश्चन पूछा जाता है तो अरस्तु। लेकिन फिर मैंने यहाँ पर इन सब के गुरु लिख दिए कि जिससे हम लोगों को थोड़ा सा सिक्वेंस टाइप का बन जाए। देखिए अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो, है ना। और प्लेटो का गुरु कौन था? प्लेटो का गुरु था सुकरात, है ना। प्लेटो को क्या बोलते हैं? प्लेटो को ही बोलते हैं अफलातून, है ना। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक। अब देखते हैं आगे की चीजें। देखिए गांधार गांधार ने किसको हराया? आम्बिक को हराया। किसने हराया गांधार की आम्बिक को? मैं बात करता हूँ ऐसे। देखिए क्या है, ये मान लीजिए इंडिया है। अब मैप के माध्यम से ही चीजें समझी जा सकती हैं, है ना। तो ये हो गई इंडिया। इंडिया के बाद ये लगा हुआ क्षेत्र यहाँ से है, ये है ईरान, और ये मान लीजिए यूनान, ठीक है। तो जब सबसे पहले यहाँ से यूनान से सिकंदर आएगा, तो सबसे पहले तो उसने किसको हराया? हैरियस प्रथम को हराया, यहाँ पर। कहाँ पर? ईरान में, है ना। और उसके बाद वो आगे बढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ पर गांधार ही मिलेगा, है ना। तो गांधार का जो शासक था आम्बिक, आम्बिक आम्बिक को इसने हरा दिया। हरा क्या दिया? कह सकते हैं कि इसकी विशाल सेना देख के सिकंदर की, और आम्बिक ने पहले ही समर्पण कर दिया। तो ये हार गया आम्बिक, यहाँ पर ये वाला क्षेत्र भी चला गया। अब यहाँ से फिर आगे बढ़ा सिकंदर, तो झेलम नदी मिलती है इधर पे, है ना। नदी, और झेलम नदी के पास में इस पर किसका जो है, किससे इसकी टकराहट होगी? तो वो होगी पोरस की। पोरस के साथ इसका होगा झेलम नदी पर भयंकर वाला युद्ध, ठीक है। कब होगा? 326 ईसा पूर्व में। तो जब पोरस के साथ इसका भयंकर युद्ध होगा, तो पोरस इसमें हार जाएगा एक समय के बाद। लेकिन सिकंदर उससे इंप्रेस हो जाएगा, और सिकंदर उसको मारेगा नहीं, उसको अपने साथ में मिलाएगा, ठीक है। और कहेगा भाई कि तुम हमारे साथ मिलो, और हम आपको जो है, अब हमें आपकी सहायता चाहिए, किसमें? रावी नदी को हमें पार करवाइए, ठीक है। सॉरी, ब्यास नदी को पार करवाइए, ठीक है। तो पूरस उसके साथ हो जाता है, और ब्यास नदी को पार करने के लिए वो लोग चले जाते हैं। लेकिन बरसात का समय होता है, ब्यास नदी बहुत ज्यादा जो है उफान पर होती है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर घनानंद की एक बड़ी सेना के साथ मगध का साम्राज्य चल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से फिर क्या होता है, सिकंदर को वापस जाना पड़ता है, क्योंकि ब्यास नदी इस समय उफान पर थी। तो अब ये वापस चला जाता है। वापस जब जाने लगता है,
तो उसका थल सेना अध्यक्ष होता है कौन? सेल्यूकस निकेटस, जो कि उसका पुत्र होता है, ये चीज याद रखना। और जल सेना का अध्यक्ष होता है निर्याकस। निर्यांकस तो कुछ नहीं कहता है क्योंकि भाई उफान पर है ब्यास, तो वो कुछ बोलता नहीं है। लेकिन थल सेना अध्यक्ष जो होता है सेल्यूकस निकेटर, इसका मन नहीं रहता है कि वापस जाया जाए, लेकिन ये विरोध करता है। लेकिन क्या करें, अब सिकंदर भी वापस जा रहा है। सिकंदर कहाँ वापस जा रहा है भाई? अपने यूनान की तरफ वापस जा रहा है, तो फिर सेल्यूकस निकेटस भी चला जाएगा। अब ये सब हो गई, ठीक है। अब चीजों को थोड़ा और समझते हैं यहीं पर, ठीक। अब वापस चला गया सिकंदर, और यहाँ जाकर इराक में ही इसकी मृत्यु हो गई, बेबीलोन जगह पर। अब देखिए यहाँ पर इराक में हो गई सिकंदर की मृत्यु, और सेल्यूकस निकेटस के हाथ में आ गया पूरी पावर यहाँ पर, ठीक है। जो सेल्यूकस निकेटर थल सेना का अध्यक्ष था, अब इसके हाथ में पूरी पावर आ गई। और यहाँ पर मौर्य शासन स्टार्ट हो गया, है ना। मौर्य शासक ने क्या है, घनानंद को हरा दिया। घनानंद को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से हराया? कौटिल्य की सहायता से। इतनी चीजें हमें याद है, ठीक है। तो अब सेल्यूकस निकेटर के मन में कहीं ना कहीं वो चीज थी कि मैं ब्यास नदी पार नहीं कर पाया था, तो अब चलता हूं, क्योंकि यहाँ पर घनानंद तो है नहीं, कोई नया वंश आया है, तो नए वंश को तो मैं आराम से हरा ही दूंगा, है ना। ये बात हो जाती है उसके दिमाग में। लेकिन उसको ये नहीं पता कि यहाँ पर भैया कौटिल्य भी है, और कौटिल्य के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य जैसा शक्तिशाली शासक बैठ चुका है, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर आता है, और सेल्यूकस निकेटर आता है तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है, ठीक है। अब देखिए चीजों को समझिए। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जब घनानंद को हराया, तो उसकी बेटी थी दुर्धरा, है ना। दुर्धरा से शादी कर ली थी, तो फर्स्ट शादी हो गई इसकी दुर्धरा से। क्योंकि भाई उस समय क्या होता था, जो भी हारता था वो फिर से संबंध बनाने के लिए शादी वाला मैटर रखते थे। तो यहाँ पर हो गई उसकी दुर्धरा से। और चंद्रगुप्त मौर्य की जब इधर भिड़ंत हुई सेल्यूकस निकेटर से, तो सेल्यूकस निकेटर जब हारा, तो सेल्यूकस निकेटर की भी पुत्री थी कौन? कारनेलिया। तो कारनेलिया से विवाह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, क्योंकि संबंध तो स्थापित करने हैं। देखिए क्या है, सेल्यूकस निकेटर जो है मध्य अफ्रीका में इस समय का डॉन था, है ना। जो एशिया है, मध्य एशिया में वो किसी को भी हरा देता था। और अब वो आया था भारत की साइड, है ना, तो भारत में वो खुद हार गया। तो ये तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती, अगर यहाँ से संबंध मतलब फिर से अच्छे ना करके जाया जाता था, तो उसकी बेइज्जती हो जाती। तो उसने ये सोचा कि कहीं ना कहीं मैं फिर से क्या करता हूँ, संबंधों को अच्छा करता हूँ, इसलिए वो चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी की शादी कर देता है। किसकी? कारनेलिया की। अब कार्नेलिया को क्या कहते थे? हेलेन भी कहते थे। तो ये चीज भी याद रखना आप लोग, कार्नेलिया से वो शादी कर देता है। अब कार्नेलिया थी यूनान की, और चंद्रगुप्त मौर्य था भारत का। मतलब कह सकते हैं एक तरीके से बिहार वाला एरिया, तो वो बिहारी बोल रहा है, वो वहाँ यूनानी बोल रही है, तो भाई समझ में तो आएगा नहीं, मेल मिलाप तो बन नहीं पाएगा, है ना। तो फिर इसके साथ छोड़ देगा सेल्यूकस निकेटस किसको? मेगास्थनीस को, कि भाई तू रहा इनकी वार्तालाप तो करवा, है ना, या जो भी चीजें समझानी है वो समझा, आपसी तालमेल बैठा। तो मेगास्थनीज को वो यहीं छोड़ देता है। तो फिर मेगास्थनीज भी क्या करता, कितनी बात करवाता आपस में, है ना। तो वो क्या करता है, यहाँ पर इंडिका नामक पुस्तक लिखता है, और इंडिका नामक पुस्तक में वो किसकी चर्चा करता है? चंद्रगुप्त मौर्य की, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो दरबार है उसमें क्या घटनाएं हो रही हैं उन सब की, ठीक है। इतनी चीज अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जब ये शादी होती है, तो भैया दहेज वाली प्रथा तो चली आ रही है शुरू से, और आज भी चली रही है। तो दहेज में उसको क्या मिल जाता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी तो पार कर नहीं पाए थे उस समय पे सिकंदर, तो ब्यास नदी के ये वाला एरिया जो था पाकिस्तान वाला, और गांधार हम लोगों को चला गया था महाजनपदों में से, तो ये दोनों वापस आ जाते हैं। तो इसी को कहते हैं कि अब हो गई है यहाँ पर अखंड भारत की जो है, कह सकते हैं एक तरीके से अखंड भारत बना दिया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आई। अब आगे की चीजें देखते हैं। भैया जब इसने सब कुछ दे दिया सेल्यूकस निकेटस ने, तो अब क्या हमारा चंद्रगुप्त मौर्य कमजोर था कि वो कुछ नहीं दे पाता? वो भी तो कुछ ना कुछ देगा ही। तो वो क्या देगा भाई? सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने दे दिए 500 हाथी, है ना, कि लो भाई ले जाओ। जब ससुराल अब बनी है, ससुर बने हो, तो कुछ तो लेकर जाओ। हराया है, बेटी आपने हमें दे दी, मेगास्थनीज दे दिया, तो अब आप जाओ 500 हाथी ले जाओ। तो ये भैया वहां पहुंचे हैं बड़े पावर के साथ कि लो 500 हाथी लेकर आए हैं, है ना। तो वहां पर एक जो लेखक रहता है वो इसको बोलता है सेंट्रोकोटस, है ना। किसको सेंट्रोकोटस बोल देता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो सेंट्रोकोटस की उपाधि पूछा जाता है किसको मिली थी? तो वो मिली थी चंद्रगुप्त मौर्य को। और वहां पे वो लिखता है एक किताब, वो अभी आगे हम लोग देख लेंगे, बस सिर्फ अभी कहानी के तौर पे समझ लीजिए। वो एक किताब लिखता है, तो उसमें सेंट्रो को मतलब लिख देता है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। तो देखिए ईरान और इराक वाले एरिया में कह रहे हैं इसको सेंट्रोकोटस, और यहाँ पे ये चंद्रगुप्त मौर्य। भाई यहाँ पे ये पावरफुल सेम घटना है, यहाँ पे इसको बोल रहे हैं सेंट्रोकोटस, सेम घटना है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ की बात चल रही। तो बाद में एक विलियम भाई साहब आते हैं, और वो समझते हैं कि भैया जो सेंट्रोकोटस है
वही हमारा चंद्रगुप्त मौर्य है। तो वो चीज वहां पर क्लियर होती है जब विलियम साहब आते हैं। ये चीज समझ में आई। चलिए अब देख लेते हैं फैक्ट की आंसर, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, है ना, पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि भाई बौद्ध और जैन ग्रंथ के अनुसार दोनों ने क्षत्रिय माना है किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अगर पूछ लिया जाए कि क्षत्रिय दोनों ग्रंथों ने माना है कि नहीं माना है, तो बिल्कुल माना है। अब देखिए जो हमारा इलाका हो गया वो कहाँ से कहाँ तक हो गया, बंगाल से लेके ईरान तक चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बता रहा हूँ, और कश्मीर से लेके कर्नाटक तक, क्योंकि देखिए लास्ट में तो कर्नाटक में ही जाते हैं ना वो श्रवण सरबीण बेलगोला जो है, कर्नाटक में श्रवण बेलगोला, और कश्मीर में तो है ही, तो कश्मीर से श्रवण बेलगोला तक और ईरान से बंगाल तक का एरिया हो जाएगा। ये देख लेते हैं। अब देखिए वैवाहिक संबंध का विवरण कहाँ से मिलता है, तो एक एप्पियानस नामक यूनानी है, उसके ग्रंथ से मिलता है हमें वैवाहिक संबंध का विवरण, कि किससे विवाह हुआ है, कि भैया सेलुकस निकेटर की लड़की से विवाह हुआ है, किससे, कार्नेलिया से या हेलन से। ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। अब देखते हैं आगे, अकाल से संबंधित राहत कार्यों के संबंध में विवरण कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है शौगौरा ताम्रपत्र से जो कि गोरखपुर में है, और महास्थान के अभिलेख से जो कि बांग्लादेश में है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं कि और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वृषण और कुलहीन किसने कहा है, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, तो मुद्रा राक्षस में कहा गया है, और मुद्रा राक्षस किसकी थी, विशाखदत्त की, है ना। तो ये चीज यहाँ से समझ में आ गई होगी। तो विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, वृषण या कुलहीन। ये चीज आप लोग याद रखना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वो व्यक्ति जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे वो था जस्टिन। जस्टिन ने क्या कहा था, सेंट्रोकोटस कहा था किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। जस्टिन ने कहा था सेंट्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को, कहां पर, ईरान में। और फिर वही ईरान और फिर क्या विलियम भाई साहब ने दोनों को समझा कि भैया सेंट्रोकोटस और जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये दोनों एक ही हैं, और एक ही होने के कारण फिर उसने बताया कि ये चंद्रगुप्त मौर्य की ही बात हो रही है, ये भी यहाँ पे पावरफुल, वो भी वहां, मतलब जिसकी चर्चा हो रही है वो भी पावरफुल, क्योंकि ससुराल में उसको सेंट्रोकोटस कह दिया गया, तो ससुराल से याद रखिए सेंट्रोकोटस। ठीक, अब इतनी चीज आपको याद रहेंगी। और किसने कहा था, ये जस्टिन ने कहा था। चलिए भैया अब आगे की बात करते हैं। देखिए जब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ से वहां तक पहुंच गया, तो यहाँ जब मगध चल रहा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पर गुजरात का जो जूनागढ़ अभिलेख है, वहां पर जूनागढ़ अभिलेख में किसने, रुद्रदामन ने, वहां पे एक झील मिली रुद्रदामन को। ठीक है, तो वो झील थी, और झील में कुछ भी ऐसा मतलब नहीं आया सामने कि किसी का नाम वाम लिखा हो, सुदर्शन झील। अब सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवा दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन देखिए वो इतने काम करवाता था कि उसको खुद याद नहीं रहता, तो काम तो करवाया लेकिन उस पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगवाया। तो जब रुद्रदामन आया तो रुद्रदामन ने देखा कि यार झील बहुत सुंदर है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनवाई गई है, किसी ने तो बनवाई होगी, तो वो ईमानदार प्रवृत्ति का आदमी था। तो उसने खोज की कि ये किसने बनवाई थी, है ना। तो उसको पता लगा, जब उसने खंगाला चीजें तो पता लगा कि भाई ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। तो उसने फिर वहां पर जूनागढ़ अभिलेख खुदवाया और उस पर लिखवा दिया कि ये सुदर्शन झील का जो कह सकते हैं कि मरम्मत जो करवा रहा हूँ वो मैंने करवाई है, लेकिन इसका निर्माण जो करवाया है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया है। ठीक है, तो ये चीज दो क्वेश्चन बन गए यहाँ से जूनागढ़ अभिलेख से, किसका, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इसकी मरम्मत या पुनर्निर्माण किसने करवाया, वो करवाया रुद्रदामन ने। इतनी चीजें आपको याद रहेंगी। आज के समय पे अगर होता है ऐसा कि कोई बहुत विशाल चीज बनी होती और हम लोगों को मिल जाता, तो पूछते ही नहीं कि भाई किसने करवाया, क्या खोज करवानी, खुद का जो है सील लगवा देते वहां पे खुद के नाम की, है ना। ऐसा हो जाता है, कर देते हैं लोग। चलिए आगे की चीजें समझिए, मजाक की बात अलग है। तो सुदर्शन झील से सिंचाई हेतु बांध का निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सूचना मिलती है, तो वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें सुदर्शन झील के निर्माण की सूचना मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या होता है लास्ट में। फिर सब चीजें करते करते चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला चले जाते हैं कर्नाटक में, और संलेखना के माध्यम से अपने शरीर को त्याग देते हैं। संलेखना हम लोगों ने कल बहुत डिटेल्स में समझ ली थी, तो अब यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर कौन आया, बिंदुसार। अब देखिए बिंदुसार के बारे में क्या ही कहें, बिंदुसार कह सकते हैं एक तरीके से कि वो एक योग्य पिता का पुत्र था और एक योग्य पुत्र का पिता था। बस इतना ही याद रख लीजिए, बाकी एक दो क्वेश्चन बनते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए बिंदुसार कौन है, आजीपक संप्रदाय को अपनाया। उन्होंने किसको, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन संप्रदाय को अपनाया और इन्होंने आजीपक संप्रदाय को अपनाया। और इनके लिए क्या कहा जाता है, एक अमित्र घात इनकी उपाधि आती है, शत्रुओं का विनाशक करने वाला इनको कहा जाता है। और वायु पुराण में इनको क्या गया है,
क्या कहा गया है, भद्रशार और मद्रशार। ठीक है, ये चीज याद रखना। वायु पुराण में क्या कहा गया है, भद्रशार और मद्रशार। किसको कहा गया है, बिंदुसार को। ठीक है, दूसरी चीज जैन ग्रंथ में क्या कहा गया है, तो सिंहसेन कहा गया है। किसको, बिंदुसार को। इतना चीज याद रहेगी। ठीक, किस किस पुराण में क्या कहा गया है, वायु पुराण में भद्रशार और जैन ग्रंथ में कहा गया है सिंहसेन। ठीक है, इतनी चीजें देख ली। अब देखिए बिंदुसार के पास भाई आना जाना तो रहेगा, क्योंकि बिंदुसार का मामा का कहाँ हो गया था, उसके चंद्रगुप्त मौर्य की ससुराल कहाँ पे हो गई थी, वो हो गई थी यूनान में। तो बिंदुसार का भी जो आना जाना रहेगा, मामा के इधर आना जाना तो रहेगा ही ना, है ना। तो बिंदुसार का मामा का क्या हो गया, यूनान। अब उसके आसपास से लोग तो आएंगे ना अपने भांजे से मिलने, है ना। तो देखते हैं कि कौन कौन आया। तो सीरिया से कौन आया, एटियोकस आया, है ना। और इसको इसको किसने भेजा था, सीरिया का जो शासक था वो था एटियोकस प्रथम, और डायमेकस नामक राजदूत को इसने भेजा था कहां पर, भारत में। और उस समय पे कौन था, बिंदुसार। ठीक है, इतनी चीज याद रहेगी। बिंदुसार था उस समय शासक अपना भारत का। ठीक, अब एक चीज और देखते हैं कि मिस्र में था उस समय टॉलमी सेकंड का राज्य, और टॉलमी सेकंड ने किसको भेजा था, तो डायनोसिस को भेजा था राजदूत बनाकर कहां पर, भारत भेजा था। और किसके काल में, बिंदुसार के। तो ये दोनों चीज पूछी जाती हैं, डायमेकस और डायनोसिस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डायमेकस कहां से आया था, ये आया था सीरिया से। और डायनोसिस कहां से आया था, तो डायनोसिस आया था मिस्र से। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने एक साथ यहाँ पर लिख दिए। चलिए अब बात करते हैं भैया कि ये बिंदुसार हो गया, इससे ज्यादा घटनाएं बिंदुसार से नहीं पूछी जाएंगी। अब आया है अशोक, और अशोक को क्या कहा जाता है, सम्राट अशोक, है ना। और अशोक महान भी कहा जाता है। तो इनको पढ़ना अब थोड़ा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन थोड़े ज्यादा उठाए जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसको समझना है, आराम से समझते हैं अशोक को। ठीक, तो सबसे पहले क्या कहा जाता है कि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, तो पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन। ठीक, इतनी चीज याद रखना। और 269 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में क्या हुआ, अशोक का राज्य अभिषेक हुआ। और इससे पहले, राज्य अभिषेक से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था, तो ये चीज याद रखना, उज्जैन का था। ये क्वेश्चन पूछा गया, PYQ से उठाया मैंने खुद ही। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अशोक राज्य अभिषेक से पहले कहाँ का राज्यपाल था, तो वो था उज्जैन का। अवंती उज्जैन, है ना, याद आ रहा होगा महाजनपद अवंती। तो भाई बाद में अवंती तो मिल ही गया था, किसके समय पर, बिंबिसार के समय पर अवंती मिल गया था। शादी वादी की थी उसने, तो उस समय अवंती आ गया था मगध के पास। तो अब ये हो गया उसी के पास, और वहीं का कौन था, राज्यपाल बनाया गया था अशोक को। ठीक है, इतनी चीज हम लोगों को याद आ गई। अब राज्य अभिषेक के बाद के 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन समझने हमें। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8वें वर्ष की घटना क्या होती है, तो 8वें वर्ष की जो घटना थी वो था कलिंग विजय, है ना। कलिंग विजय अशोक ने की थी, यहीं से इसका हृदय परिवर्तन हुआ था। इससे पहले बहुत कट्टर था, ये मारकाट में ज्यादा विश्वास रखता था, है ना। लेकिन इसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हुआ और मारकाट को त्याग दिया और बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया था कलिंग विजय के बाद। तो वो कब हुआ था, राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर अब जब कलिंग विजय की बात हुई है, तो कह सकते हैं कलिंग विजय की बात कहाँ पे हुई है, तो कौन से शिलालेख में, 13वें शिलालेख में। देखिए अगर शिला पे कुछ कोई स्तंभ बना है तो शिला स्तंभ, शिलालेख। ठीक है, शिला पे कुछ चीज लिखी गई है तो शिलालेख, और स्तंभ पे कुछ चीज लिखी गई है तो वो हो गया स्तंभ लेख, है ना। और अगर गुफा में कोई चीज लिखी गई है तो वो हो गया गुहा लेख, है ना। इतनी तो चीजें आपको समझ में आती होंगी। और दीवार पे कोई लेख लिखा गया है तो वो हो गया भित्ति लेख। इतनी चीजें होती हैं। चलिए, तो अब बात होती है, तो 13वें शिलालेख में भी कलिंग विजय की बात की गई है, और हाथी गुम्बा अभिलेख में भी कलिंग विजय की बात कही गई है। ये दोनों चीज याद रखना। कौन कौन सी, कलिंग विजय में 2 जगह बात हुई है, 13वें शिलालेख में और हाथी गुम्बा अभिलेख में। ये चीज याद हो गई। अब जब 13वें शिलालेख की बात हुई है, तो फिर वहीं से बात कर लेते हैं कि कलिंग की ही इसकी एक प्रिय रानी थी करुबा की, और करुबा की सबसे प्रिय रानी थी अशोक की। उसने उसके लिए लिखवाया था कौशाम्बी अभिलेख। तो इतनी भी चीज याद रख लेना। जब इतनी चीजें याद रखी रहे हो तो ये तो याद रख ही सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन सा, कि 10वें वर्ष में क्या हुआ था। तो 10वें वर्ष में क्या हुआ, राज्य अभिषेक से 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा पर गए हुए थे अशोक जी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और फिर पूछता है आपसे कि 12वें वर्ष क्या हुआ था, तो निगाली सागर की यात्रा हुई थी। ये भी घटना इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, 12वें वर्ष हुई थी। और 20वें वर्ष की एक घटना पूछता है, तो कौन सी हुई थी, लुम्बिनी की यात्रा होती है। ये चारों के चारों क्वेश्चन PYQ से लिए हैं मैंने। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और कौन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और कैसी कैसी चीजें यहाँ से आती हैं अशोक से। चलिए, जैन अनुश्रुति है जो, उसमें अशोक ने बिंदुसार के विरुद्ध शासन किया। इसमें कहा गया है जैन अनुश्रुति में कि जो अशोक है ना, वो बिंदुसार के विरुद्ध शासन करता था, है ना। बिंदुसार की सुनता नहीं था बिल्कुल भी। तो ये कहाँ पे मिला है, सबसे पहले जैन अनुश्रुति में। ठीक, और सिंगली अनुश्रुति जो है उसमें कहा गया है कि अशोक जो था उसके 99 और भी भाई थे,
उनको उसने मार दिया था और फिर सिंहासन पर बैठा था। तो अशोक के 99 भाइयों की हत्या का वर्णन कहाँ पे मिलेगा आपको? सिंगली अनुश्रुति में। ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं, कल्हड़ की राजतरंगिणी से पता चलता है कि अशोक का अधिकार भी कहाँ तक था? वो था कश्मीर तक। इतनी चीज याद रहेगी आपको। अब देखिए, एक बार देख लेते हैं कि अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा है अशोक में। सबसे पहले तो शुरू से ही देख लेते हैं कि क्या क्या देखा है। तो देखिए, सबसे पहले देखा था हम लोगों ने यहाँ पर 16 के 16 महाजनपद देखे थे। महाजनपद कहाँ से मिलता है? अंगुत्तर निकाय से और भगवती सूत्र से महा 16 जनपदों की सूचना मिली है। फिर देखे थे कि 8 जो महाजनपद थे वो थे यूपी में, और 3 महाजनपद थे यहाँ पर बिहार में, और एक महाजनपद था हमारा राजस्थान में, एक था एमपी में, है ना, और एक था दक्षिण में, और एक अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान। ये सारे के सारे महाजनपद देख लिए थे। फिर उसके बाद देखा थे जो मगध में कौन सा वंश आए, कौन कौन से वंश आए, उनका सीक्वेंस देखा था। सबसे पहले देखा था हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, है ना। और फिर उसके बाद देखा था शिशुनाग वंश, इसका संस्थापक था शिशुनाग। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था नंद वंश, और नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था महापद्मनंद, ठीक। और महापद्मनंद के बाद इसी का आया था जो धनानंद, ये क्रूर शासक था। इसी को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, और इसी घनानंद ने कौटिल्य की जो है बेइज्जती कर दी थी, क्योंकि कौटिल्य इसके दरबार में गया था, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ हो गया था। डांस वांस करवाता रहता था अपने दरबार में, है ना, ऑर्केस्ट्रा करवाता रहता था, क्योंकि बिहार में ऑर्केस्ट्रा बहुत ज्यादा फेमस है ना। तो ऑर्केस्ट्रा ये करवाता रहता था। तो इस चीज से चिंतित कौन हुआ? कौटिल्य। और कौटिल्य थोड़ी दूरदर्शी की सोच का था, और देश विदेश की न्यूज भी रखता था। तो उसको पता था कि भाई सिकंदर का आक्रमण होने वाला है, समझ जा भैया। तो वो गया इसको समझाने। तो इसने कहा तू मुझे समझाएगा, और उसकी बेइज्जती करके उसको भगा दिया। तो उसने फिर जो है चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पर शासक बनाया और धनानंद को हरवा दिया। तो फिर यहाँ से हुई थी हमारी किसकी? मौर्य शासन की स्थापना, ठीक है। मौर्य शासन की स्थापना हुई, मौर्य वंश आया यहाँ से। फिर हम लोगों ने देखा था कि विदेशी कौन कौन से आक्रमण हुए। तो एक पहला आक्रमण हुआ था हैरियस प्रथम का, और दूसरा हुआ था सिकंदर का। फिर तीसरा आक्रमण कह सकते हैं तो सिकंदर का ही लड़का था जो शेल्यूकस निकेटर का, जिसको हराया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। फिर इसने अपनी बिटिया की शादी कर दी थी किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। और एक घनानंद की भी बिटिया की शादी हो गई थी चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर शक्तिशाली शासक बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर हम लोगों ने देखा कि बिंदुसार ने क्या क्या करवाया। बिंदुसार की बहुत ज्यादा घटनाएं नहीं थी। और फिर हम लोग आ गए थे अशोक पर, ठीक है। इतनी चीजें आई। फिर हम लोगों ने देखा है कि पुराणों में अशोक को क्या कहते हैं? अशोक वर्धन। और राज्य अभिषेक से जो इसके बाद की घटनाएं हुई हैं, राज्य अभिषेक के बाद 8वें वर्ष क्या हुआ, 10वें वर्ष क्या हुआ, 12वें वर्ष क्या हुआ, और 20वें वर्ष हुआ, ये सारी घटनाएं हम लोगों ने समझ ली हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, कि भाषा कौन कौन सी यूज हुई है अशोक के काल में, ठीक है। तो ब्राह्मी और खरोष्टी सबसे ज्यादा यूज हुई है, और अरामाइक और ग्रीक भाषा का भी यूज मिला है। वो कहाँ पर मिला है? अफगानिस्तान में, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने समझ ली। 4 भाषाएं हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सी भाषा अशोक से संबंधित नहीं है, और बीच में कोई और भाषा पाली या प्राकृत या कुछ और भी घुसा सकता है। तो आप लोग याद रखना, ब्राह्मी थी, खरोष्टी थी, अरमाइक थी, और ग्रीक थी, ठीक है। ये चारों भाषाओं को याद रखना। इतना हो गया। फिर अभिलेख से क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, अभिलेख। अब अभिलेख से हम लोगों को समझना है कैसे। देखिए, अभिलेख से कैसे कैसे बात होती है। तो शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, इन तीन तीन मतलब कह सकते हैं भागों में बात होती है। तो देखिए, शिलालेखों में सबसे पहले बात होती है लघु की, बृहद की और लघु की। बृहद में क्या है? 14 शिलालेख। यही हम लोगों को पढ़ना है बहुत अच्छे से। 14 के 14 में से कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं रही हैं, ये हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और स्तंभ लेख कितने रहे? 7, ये भी पढ़ना है। इसके लघु भी नहीं पढ़ना है, और गुहा बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि गुहा तो बिहार में ही मिली है इसके समय पे। तो ये बहुत ज्यादा चीजें क्वेश्चन पूछे नहीं गए अभी। अब क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं अभिलेखों से, वो अपन लोग देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले पूछा जाता है कि अशोक को अभिलेखों में सामान्यतः क्या नाम से जाना जाता है? तो देव नाम प्रिय। देखिए, देवों का प्यारा कहा जाता है। क्या होता है, जो अशोक ने अभिलेख खुदवाए, तो उनमें जैसे होता नहीं है, कोई लेटर वेटर आता है तो नीचे सिग्नेचर कर देते हैं, कोई उपनाम अपना लिख देता है ना। जैसे मान लीजिए लेटर पूरा लिखा, नीचे लिख दिया फला फला, है ना, ऐसे ही कर देता था। वो लिख देता था देव नाम प्रियदर्शी। तो जब इसके अभिलेख पढ़े गए, तो बात होती थी कि भाई ये क्या चीज है, देवनाम प्रियदर्शी, क्या नाम है ये? देवनाम प्रियदर्शी, हर जगह खुदा मिल जाता है, देवनाम प्रियदर्शी। तो समझ में तो आता था कि कोई बहुत बड़ा शासक रहा होगा या बहुत पावरफुल शासक रहा होगा, लेकिन समझ में कब आया? तब अशोक नाम के और अभिलेख मिले। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक नाम कौन से अभिलेखों में मिलता है? तो 3 अभिलेख याद रखना है। एक तो मास्की कर्नाटक वाला, और गुजर्रा जो है एमपी वाला, और नेट्टूर जो है आंध्रा वाला। ये तीनों आप लोगों को याद रखना है। ये मास्की कहाँ पर? कर्नाटक में। और गुजर्रा कहाँ पर? ये एमपी में है।
और नेट्टूर कहाँ पर है, तो ये है आंध्रा में। इतनी चीजें याद रखनी है। इन तीनों में नाम मिले हैं अशोक के, तो ये पूछ लिया जाता है कि अशोक के नाम कौन कौन से अभिलेख में मिलते हैं, मास्की, गुजर्रा या नेट्टूर, है ठीक है, इतना याद रहेगा। अब अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कौन से अभिलेख में कहा गया है, तो ये मास्की के अभिलेख में कहा है, ये भी याद रखना। कौन सा अभिलेख, मास्की का अभिलेख, जो कर्नाटक में हम लोगों को मिला था, ठीक है, इतना आप लोगों को याद रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो किसने लगाया था, ये टीफे थैलर ने। टीफे थैलर ने कब लगाया, 1750 में। मतलब देखिए अशोक के स्तंभ अभिलेख कब के हैं, लेकिन उनका पता कब लगा, अभी लगाया 1750 में टेफी थैलर ने, ठीक। और सर्वप्रथम इसको पढ़ा किसने, तो दोनों क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम पढ़ा किसने, जेम प्रिंसेस ने। कब पढ़ा है जेम प्रिंसेस ने, तो 1837 में। इतनी चीजें याद रहेंगी आपको। किसने, सबसे पहले दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया, टैफी टेलर ने। और सर्वप्रथम पढ़ा किसने, जेम प्रिंसेस ने, ठीक। इतनी चीजें याद रहेंगी। अब देखते हैं वो चीज जो कि कंफ्यूज करती है बार बार, कौन सी चीज, शिलालेख। और शिलालेख में भी कौन सा शिलालेख, तो बृहद शिलालेख, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलिए देख लेते हैं बृहद शिलालेख में कैसा क्वेश्चन आता है। बृहद शिलालेख से क्वेश्चन कैसा आता है कि बृहद शिलालेख कितने हैं, तो सबसे पहले तो भैया 14 बृहद शिलालेख हैं। अब हम क्या 14 के 14 पढ़ेंगे, नहीं, हम 14 नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ लेंगे जो कि भैया एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछने के सबसे ज्यादा चांस हैं। चलिए देखते हैं। देखिए मैंने इसमें सारे नहीं लिखे हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लिखा है, पांचवा लिखा है, छठवां नहीं लिखा है ना, कहीं पूछे ही नहीं गया आज तक। नौवां, 10वां नहीं लिखा, कहीं पूछे ही नहीं गया। और यहाँ पर 14वां भी नहीं लिखा क्योंकि पूछा नहीं गया है। अब जो पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले में क्या बात हुई है, सबसे पहले में अशोक ने क्या कहा है कि भाई पशु बलि की निंदा की है, कि पशु बलि नहीं दी जाएगी, है ना, इसकी निंदा की है। और उसने कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान, तो सबसे नंबर 1 पे क्या है, मनुष्य मेरी संतान और पशु बलि की निंदा। ये याद रहता है सबको, क्योंकि पहले ही से स्टार्टिंग करते हैं, बीच में कंफ्यूजिंग होती है। चलिए तो दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या हुआ है भाई, जो साउथ के राज्य बचे हुए थे, कौन कौन से, चोल, चेर और पांडे, है ना, तो इनकी चर्चा हुई है दूसरे अभिलेख में। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। तीसरे में क्या पूछा जाता है कि राजकीय अधिकारियों की चर्चा कहाँ पर होती है। राजकीय अधिकारियों के जो धम्म संघ, जे संघ, जो इस टाइप के उनके राजकीय अधिकारी थे, उनकी चर्चा कहाँ पे होती है। अभी मैं आगे जब राजकीय अधिकारी पढ़ेंगे, सीताध्यक्ष, ये गणकाध्यक्ष, रूपकाध्यक्ष, इस टाइप के अभी सारी पढ़ेंगे हम लोग। तो राजकीय अधिकारियों की चर्चा कौन से अभिलेख में हुई है, ये हुई है तीसरे अभिलेख में, ठीक। अब चौथा क्वेश्चन, चौथे से कैसा पूछा जाता है कि भैरी घोष की जगह धम्म घोष की पहली बार आपको चर्चा कहाँ पे मिलेगी, तो ये मिलेगी चौथे में, ठीक। पांचवें से क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति, नियुक्ति जो होती है वो होती है पांचवें में, ठीक। पांचवा याद हो गया। सातवें में, छठवां हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सातवें में क्या है, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता। तो देखिए सहिष्णुता आप लोग लिखोगे, सहिष्णुता, तो सहिष्णुता 7 और 7 लिखोगे, तो 7 से 7 लगा देना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सातवें में क्या है, सहिष्णुता, सभी धर्मों के लिए, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसे पता चलता है कि बौद्ध धर्म को तो वो मानता था, लेकिन आजीवक धर्म को उसने बिहार में जो है 4 गुफाएं गिफ्ट की थी, है ना, गुफाओं को बनवा के गिफ्ट कर दिया था। तो वो ऐसा नहीं है कि इसी बौद्ध धर्म से ही लगाव रखता था, वो अन्य धर्मों से भी सहिष्णुता रखता था, ठीक है। ये मिला कहाँ पर हम लोगों को, 7वें अभिलेख में। अब देखते हैं 8वें महा अभिलेख में क्या मिला है। तो सम्राट की जो धर्म यात्राएं रही हैं, यात्रा मिली है, कुल मिला के याद रखिए कि यात्रा रही है 8वें में, ठीक है, इतना याद रहेगा। फिर 11वें में क्या मिला है, धम्म नीति, जो नीति बनाई जाती है, एक एक करके नीति बनाते हैं ना, तो ऐसे ही लिख लेना 11। कैसे, एक एक करके नीति बनाते हैं, तो कैसे लिखेंगे, एक एक करके नीति बनाई, तो 11वें में ही ये मिलेगा, ठीक। अब 12वें में क्या मिला है, स्त्री महामात्र की चर्चा, जो स्त्रियों की चर्चा मिली है, स्त्री महामात्रों की, वो कौन से में मिली है, 12वीं में। तो 12वीं ये हो गई स्त्री महामात्र की चर्चा। और 13वीं तो सबको याद ही रहती है, कलिंग युद्ध का वर्णन। ये हो गए हमारे 14 अभिलेख, ठीक है। अब स्तंभ लेखों की बात करते हैं। स्तंभ लेख कितने हैं, 7। भैया स्तंभ लेख से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये हम लोगों को देखना है। ये नहीं देखना है कि स्तंभ लेख कहाँ पर है, क्या है, वो तो सब अपने आप ही याद हो जाते हैं नाम से ही, ठीक है। सबसे पहला आता है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अकबर ने इलाहाबाद के किले में इसको स्थापित किया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि अकबर ने कौन से अभिलेख को इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था, तो वो हो जाएगा प्रयाग स्तंभ अभिलेख। या फिर पूछ लेगा कि किसने प्रयाग स्तंभ अभिलेख को इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था, तो वो किया था अकबर ने। दोनों तरीके से देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा कि भैया दूसरा कहां पे था, दिल्ली और टोपरा। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि किसके द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया, ये तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया, तो दिल्ली टोपरा सेकंड हो गया। थर्ड में क्या है, दिल्ली मेरठ।
तो ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मेरठ से दिल्ली लाया गया था, ये चीज भी हमें याद हो गई। ठीक है, तो दो लाया फिरोज शाह तुगलक, दो अभी जो स्तंभ लेख हैं उनको लाया कहाँ से, एक को तो लाया था टोपरा से दिल्ली और दूसरे को लाया कहाँ से, मेरठ से दिल्ली। तो ये दो भी देख लिए। फिर है रामपुरवा, तीन है बिहार में, कौन कौन से, रामप्रभा चंपारण बिहार में। खोजकर्ता पूछ लेता है इसका, जो रामप्रभा स्तंभ अभिलेख है उसके खोजकर्ता कौन है, तो कारलायक, ये याद रखना। ठीक है, फिर लौरिया अरिराज से पूछता है कहां पर है, ये भी चंपारण में, इतनी चीज याद रखना। फिर है एक लौरिया नंदनगढ़, तो ये कहां पर है, चंपारण में। और इससे क्या पूछता है कि कौन सा ऐसा जो स्तंभ लेख है कि जिसमें मोर के चित्र मिलते हैं, तो वो मिलते हैं लौरिया नंदनगढ़ में, और ये कहां पर है, चंपारण में। तो ये हो गए। अब और अभिलेखों से कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये देख लेते हैं। देखिए कौशाम्बी अभिलेख लेख का हम लोगों ने देख लिया था कि रानी का अभिलेख कहाँ से मिलता है, जो करुबा की रानी थी, कलिंग विजय के बाद जो रानी शादी हुई थी और सबसे प्रिय रानी थी, तो कौशाम्बी अभिलेख किसके लिए, रानी का अभिलेख भी बोलते हैं इसको। ये चीज आप लोगों को याद रखना। अब रुम्मिनदेई अभिलेख से कैसे क्वेश्चन बनता है कि एक तो ये पूछा जाएगा आपसे कि सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो ये याद रखना रुम्मिनदेई अभिलेख। और इसमें किस बात की चर्चा होती है, तो जो भू राजस्व की दर थी वो घटाकर 1/8 कर दी गई। देखिए इससे पहले भू राजस्व दर की बात कहाँ पे हुई थी, उत्तर वैदिक काल में। पहले तो ऋग वैदिक काल में जनता स्वयं से देती थी, बलि बोलते थे उसको, है ना, बलि कर। और उसके बाद बलि का जो वो था तो वो कर दिया था कितना, 1/6। तो अब वो यहाँ पर कर दिया घटाकर 1/8 चीज, ये चीज याद रहेगी। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भाब्रू अभिलेख से क्वेश्चन बनता है एक। भाब्रू अभिलेख सबसे पहले तो बात करते हैं कि कहाँ पर है, तो ये है राजस्थान में। ठीक है, तो इसमें किसकी बात की गई है, बुद्ध धम्म और संघ की अभिवादन की बात की गई है। ये चीज आपको याद रखनी है, कौन से अभिलेख में, भाब्रू अभिलेख में। अब एक क्वेश्चन आता है कि अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ पर मिलती है, कौन से सूत्र में मिलती है, तो राहुलोवाद सूत्र में मिलती है, ये राहुलोवाद सूत्र। ठीक है, राहुलोवाद सूत्र में क्या मिलता है, अशोक के धम्म की परिभाषा मिलती है। इतनी चीज याद हो गई। अब देखते हैं धर्म के प्रचार के लिए इसने किसको कहां पर भेजा था, तो ये वैसे भेजा तो बहुत लोगों को अलग अलग देशों में था, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है अभी तक कि महेंद्र और संघमित्रा को कहां भेजा था, तो ये पड़ोस वाले देश में भेज दिया था, कहां पे, श्रीलंका। श्रीलंका याद रखना, ये इसकी पुत्र था और ये पुत्री थी इसकी, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका इसने भेज दिया था। चलिए आगे की बात करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक कालीन जो प्रांत हैं, तो प्रांतों से और उनकी राजधानियों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए तो देख लेते हैं प्रांतों से और राजधानियों से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला पूछा जाता है उत्तरापथ का, तो उत्तरापथ की राजधानी क्या थी, देखिए उत्तरापथ जो है वो भारत में ऊपर की ओर मिलेगा, है ना। अब भारत का मैप बन रहा है बहुत खतरनाक वाला, चलिए थोड़ा ठीक से बना लेते हैं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक क्या है, अब मैप इतना ठीक बनता ही नहीं है ना इस पे, आईपैड पे। चलिए देख लेते हैं, जो उत्तरापथ था जो ऐसे आया हुआ था और ऐसे करके चाइना तक चला जाता था, है ना। तो तक्षशिला यहाँ पर था, तो तक्षशिला को उत्तरापथ की कैपिटल से बनाया गया था। फिर था अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र कहाँ पर था, एमपी में, उसकी कैपिटल किसको बनाया था, उज्जैनी को। और इसका तो वो अवंती राष्ट्र का तो पहले राज्यपाल भी रह चुका था अपने राज्याभिषेक से पहले, तो ये चीज तो याद रहेगी, तो ये था अवंती, है ना। फिर उसके बाद कलिंग प्रांत था, तो इसकी कैपिटल क्या थी, तोशली। कलिंग प्रांत क्या मिलेगा आपको यहाँ पर समुद्र के किनारे, तो इसकी क्या थी, तोशली, तोसली कैपिटल थी। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद था दक्षिणापथ, दक्षिणापथ की कहाँ थी, स्वर्णगिरी, तो दक्षिणापथ यहाँ पे था और इसकी कैपिटल्स क्या थी, स्वर्णगिरी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं भाई आगे, उत्तराधिकार से कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए सब इसके बाद इसका उत्तराधिकार कौन बना, दशरथ बना, ये चीज देख लेते हैं। दशरथ, और दशरथ के तुरंत बाद बना बृहद्रथ, तो दशरथ की तो कहीं आपको जिक्र भी नहीं मिला होगा। फिर उसके बाद बना है बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ, बृहद्रथ ने पुष्यमित्र शुंग जो उसका सेनापति था, इसी ने बृहद्रथ को खत्म कर दिया। और यहाँ से फिर हो जाएगी शुंग मित्र, जो शुंग वंश है उसकी स्थापना, और यहीं से हो जाएगा मौर्योत्तर काल स्टार्ट, है ना, मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल को हम लोग आगे समझेंगे, पहले समझ लेते हैं कि और मौर्य काल से और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने अशोक के बारे में सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। अब देखते हैं क्या देखना है, प्रमुख अधिकारी, अधिकारियों से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मौर्य काल के अधिकारी और उनके कार्य क्या क्या थे, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिन क्वेश्चन पीवाईक्यू में जो पूछा गया है वही मैंने यहाँ पर उठा के रखे हैं, बाकी यहाँ वहां के नहीं लिखे हैं। देखिए एक पूछा जाता है आपसे समाहर्ता, तो समाहर्ता का कार्य क्या था, आय का संग्रहण करता था, ये आय संग्रहण करता था। ठीक है, तो समाहर्ता से आ जाएगा मिलाने, आपको सही मिलान में आते हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा, है ना। तो आय संग्रह करता। फिर एक था अधिकारी व्यवहारिक, उसका क्या था, प्रमुख न्यायाधीश था, वो प्रमुख न्याय करता था। तो व्यवहार, जिसका व्यवहार ठीक होगा उसी को तो न्यायाधीश बनाया जाएगा।
फिर एक पूछा जाता है आपसे एग्रोनोमोई, ठीक है, एग्रोनोमोई क्या था, मार्ग निर्माण अधिकारी था ये, एग्रोनोमोई ये मार्ग निर्माण अधिकारी था, और एक था एरिस्टोनोमोई, तो ये था नगर का अधिकारी। देखिए मार्ग और नगर अधिकारी में कंफ्यूज मत होना, एग्रोनोमोई ये था मार्ग निर्माण अधिकारी और एरिस्टोनोमोई ये था नगर अधिकारी। अब एक था रूप दर्शक, तो रूप दर्शक, रूपिया, रूप में देखिए रुपया छुपा हुआ है ना, रूपिया, तो ये मुद्रा परीक्षण करने वाला अधिकारी था रूप दर्शक। तो इतने अधिकारियों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कौन से विभाग के अध्यक्ष को कौन से विभाग से संबंधित था, ठीक है। तो सबसे पहले एक आपको मिलेगा मिलान करने के लिए कि सीताध्यक्ष, तो सीताध्यक्ष कौन से विभाग, क्या संबंधित विभाग था उसका, राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला था। तो देखिए सीता का जो जन्म हुआ था वो कहाँ से हुआ था, भूमि से हुआ था ना, तो ऐसे याद रख लेना सीताध्यक्ष जो है वो भूमि की व्यवस्था करने वाला अधिकारी था, ठीक, इतनी चीज याद रहेगी। अब है पन्याध्यक्ष, पन्याध्यक्ष मतलब वाणिज्य का अध्यक्ष था, ये वाणिज्य का अध्यक्ष हो गया। पोतवाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष से पोत याद मत कर लेना, ये माप तौल का अध्यक्ष था, ये चीज आप लोग याद रखना, कंफ्यूज मत होना। पोतवाध्यक्ष यदि आ जाए मौर्य काल का तो वो था माप तौल का अध्यक्ष, ठीक है। फिर सूनाध्यक्ष, सूनाध्यक्ष क्या था, बूचड़ खाने का अध्यक्ष। बताइए बूचड़ खाने में कोई जाएगा, बार बार जाएगा, तो बूचड़ खाने में क्या होती है, हमेशा सूनर होती है, तो जो सूनाध्यक्ष था वो था बूचड़ खाने से संबंधित। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके अधिकारियों से संबंधित। अब बात करते हैं कि और क्या चीज पूछ ली जाती है एक एक लाइन में। तो देखिए एक पूछा जाता है कि गुप्तचर से संबंधित विभाग को क्या कहते थे, तो कहते थे महामात्यापर्ष, है ना, तो ये कहते थे महामात्यापर्ष, ठीक। अब बात करते हैं कि यहाँ पर दास जो प्रथा थी वो थी कि नहीं थी, तो भैया मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी, ये चीज हम लोगों को याद रखना है, ये थोड़ी जनरल नॉलेज के लिए है। और कौटिल्य ने मोक्ष शब्द का किससे वो किया है, तो तलाक के लिए प्रयुक्त किया है, जो महिलाओं का तलाक हो जाता था तो कौटिल्य ने उसको मोक्ष कहा है कि मोक्ष मिल गया है ना, तो उसको कहा गया है, तलाक से संबंधित वो शब्द था। और महिलाओं की स्थिति की बात यदि करें यहाँ पर, तो महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, कहाँ से, देखिए महिलाओं का ग्राफ कैसा हुआ था, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने देखा था हड़प्पा, हड़प्पा में महिलाओं का ग्राफ अच्छा था क्योंकि उसको मात्र सत्तात्मक समाज बोलते थे। फिर उसके बाद आया वैदिक काल, वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, बढ़िया स्थिति थी, उनको संपत्ति का भी अधिकार दिया जाता था, यज्ञ में भी भाग वो लोग लेती थी, है ना, तो वो सब चीजें थी। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल में उनका ग्राफ फिर से गिरा था, है ना, और जो सभा समिति थी उसमें भी उनका जाना मना कर दिया था उत्तर वैदिक काल से। लेकिन फिर यहाँ पर क्या आया, मौर्य काल, और मौर्य काल में स्थिति महिलाओं की फिर से सुधरी, क्या क्या होने लगा, तलाक का उनको अधिकार था, सती प्रथा यहाँ पर नहीं थी, और वो अपनी मतलब क्या कह सकते कि मतलब क्या कहेंगे उसको, जो अपनी प्रिय होने का जो शादी कर सकती थी, मतलब अपनी पसंद की शादी भी वो लोग कर सकती थी, ये सब मौर्य काल में था। और वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को क्या जाता था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, रूपा जीवा कहा जाता था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा मौर्य काल कंप्लीट आज, है ना, मौर्य काल ही आज हम लोग कंप्लीट करेंगे क्योंकि लंबी क्लास बहुत ज्यादा हो रही है। और कल हम लोग कर लेंगे मौर्योत्तर के आगे की चीजें, मौर्योत्तर भी और प्लस उसके आगे की चीजें, और एक दो क्लास और आएंगे और सारा खत्म हो जाएगा उसका मामला प्राचीन भारत का, और उसके बाद आएगा मध्यकालीन भारत। चलिए तो देख लेते हैं, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक जरूर करें, क्योंकि भाई उसके बिना तो सूना सूना सा लगता है कि क्लास करवाने का कोई मतलब ही नहीं है, पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, तो समझ में आया हो तो इसको कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।